कि फॉरेन पॉलिसी इज दिस। पूछना चाहती हूँ इस मूर्ख इंसान से जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है कि मंच पर खड़े होकर आप सोच रहे थे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। आप मंच पर खड़े होकर आप जप्पियां पा रहे हो उस आधे दिमाग के नेता के साथ, संदीप दीक्षित के साथ, और वो ये हंसते हुए कहता है। एक चीज पूछ सकता हूँ? हाँ। मिलनी समझ के तो नहीं पकड़ा था। किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो? यही सिखाया गया है आपके परिवार में? आपकी माँ भी तो इटली की हैं, कुछ सिखाया नहीं, कुछ संस्कार नहीं दिए। तो किसी और मंच पे जहाँ और भी पब्लिक बैठी हो, बोल के तो देखो। नरेंद्र मोदी जी का वोटर तुम्हें फाड़ कर खा जाएगा। नरेंद्र मोदी रात को नहीं सोता है, उसके अलग अलग कारण है। तो ये हलाल हिंदू है, और हलाल हिंदू की मानसिकता एक होती है कि किसी भी तरीके से हम सत्ता में आ जाए, क्योंकि इनके माई बाप जो डीप स्टेट में बैठे हुए हैं, धागे डोर तो उनके हाथ में है। नाच कौन रहा है? नाच रहे हैं हलाल हिंदू, राहुल गांधी जैसे नेता। कांग्रेस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जयराम रमेश ने कहा कि हमने 5 बिल जो हैं सरकार जो लाना चाह रही थी हमने रोक दिया। बिल अगर सामने आता है और वोटिंग होती है तो जितने लोग प्रेजेंट हैं उनके हिसाब से तो वोटिंग होगी और बिल पास हो जाएगा। ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? कल तो पहली बार पूरे सदन में पूरा वंदे मातरम। ये शेर आदमी है नरेंद्र मोदी जी। अमित भाई, हमने करके दिखा दिया। इन्होंने तो 2 स्टैंजा ही रखे थे, इन्हें तो शर्म आती थी पूरा गाने में। तो ये जो अपने राष्ट्र का नहीं हुआ, आपको लगता है कि जो भारत का नहीं वो भारतीय नागरिक का होगा? कि लाइन पे लाइन क्रॉस कर रहे हैं और आप हैं कि बैठे हुए हैं। कोई जवाब दिया जाएगा इधर से? उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है, ठीक है। केंद्र में जब बात होती है तो पूरे राष्ट्र की बात हो रही होती है। तो हम प्रदेश और राष्ट्र, इसमें हमें अंतर समझना होगा। अमित भाई तो वो शेर आदमी है, बोल भी नहीं पाओगे। राहुल गांधी जी, आपकी पार्लियामेंट की प्रेजेंस सब जानते हैं कि कितनी परसेंटेज है। दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, मैं हूं प्रकाश ललित। राहुल गांधी, लीडर ऑफ ऑपोजिशन, इतना बड़ा नाम और पीछे पूरे परिवार की लेगेसी, जिसमें नेहरू जी से लेकर राजीव गांधी से लेकर इंदिरा गांधी, माता सोनिया गांधी और उसके बाद प्रियंका और राहुल, जिन पर ये दाव है कि भाई भविष्य में कांग्रेस की नैया आगे लेकर जाएंगे। लेकिन बतौर लीडर ऑफ ऑपोजिशन जिस भाषा, जिस कह लें कि बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं और किए ही जा रहे हैं। आप अब तो ये भारतीय राजनीति का समय है कि जिसमें आप कितनी बात करेंगे कि राहुल गांधी ने कब क्या कहा और कब कौन सी सीमा लांघी। अब राहुल गांधी के लिए मुझे नहीं लगता है कि कोई सीमा ऐसी बची है जिसको लांघना बचा है। राहुल गांधी हर बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं और कल तो उन्होंने जो किया वो ऐसा था कि अब दुनिया भर में उनकी चर्चा हो रही है। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता अनिला सिंह जी। मैम, बतौर बीजेपी नेता भी और बतौर नागरिक भी हम लोगों को ये लगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन तो मान लीजिए कभी तो कुछ क्रिएटिव करेंगे। वो रचनात्मक कांग्रेस का प्रोग्राम भी था और वहाँ जिस तरह की भाषा, जिस तरह की भाव भंगिमा और जो बॉडी लैंग्वेज और देश के प्रधानमंत्री के लिए जो सब कहा गया, उसको लेकर आपकी पहली प्रतिक्रिया? मेरी सभी को राम राम। और जिस शब्दावली का प्रयोग किया गया और जिस प्रकार से पूरा वहाँ पे नाट्य मंचन किया गया, संदीप दीक्षित जो एक और ऐसे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिनकी पहचान केवल और केवल उनके माताजी से है, जैसे कि राहुल गांधी जी की पहचान उनके परिवार से है। राहुल गांधी जी को आज जो लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया है, तो ऐसा उनमें कुछ भी नहीं है राजनीतिक रूप में कि उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया जाए, परंतु एक परिवार जो परिवारवाद की राजनीति करना जानता हो, उस परिवार की वजह से उनको लीडर ऑफ अपोजिशन बनाया गया। परंतु मैं ये पूछना चाहती हूँ इस मूर्ख इंसान से जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है कि मंच पर खड़े होकर आप सोच रहे थे कि आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपमान कर रहे हैं। आप लाइन क्रॉस करके चले गए। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से आप फॉरेन पॉलिसी को वहाँ पर आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये वो फॉरेन पॉलिसी है जिसकी वजह से अभी हाल फिलहाल में जो युद्ध चल रहा है अमेरिका, ईरान, इसराइल के बीच में, पूरी दुनिया परेशान है और 150
करोड़ की आबादी वाला हमारा देश जो है, उसको इस युद्ध की आग से कैसे बचाया हुआ है, वो नरेंद्र मोदी जी ने बचाया हुआ है। ये नौटंकी करने वाले लीडर ऑफ अपोजिशन ने बचाया है, या इनके किसी चचा ने बचाया हुआ है। कोविड जब आई थी, महामारी जब फैली थी, तो आपको पता है कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने ना केवल भारतवर्ष के भारतीय नागरिकों को बचाया, परंतु आपने देखा होगा बहुत सारे देशों में भी मदद पहुंचाई। उनके चचा ने बचवाया था वो पे। हाँ, ये वही लोग हैं जिनकी पॉलिसीज़ की वजह से आपको याद होगा कि 1991 में सोने को गिरवी करना पड़ा था, नहीं तो यहाँ पर हमारा देश जो है बैंकरप्सी में आ जाता, इनकी गलत पॉलिसीज़ की वजह से। हाँ, 2023 में वो सोना कौन वापस लेकर आया? इनका चचा लेकर आया, नरेंद्र मोदी जी लेकर आए। ये बात करते हैं फॉरेन पॉलिसी की। आज तकरीबन 700 बिलियन हमारा फॉरेन रिजर्व है, इनके चचा ने करवा दिया। आप मंच पर खड़े होकर आप जप्पियाँ पा रहे हो उस आधे दिमाग के नेता के साथ, संदीप दीक्षित के साथ, और वो ये हंसते हुए कहता है कि क्या मेलोनी समझकर गले मिलते हैं मोदी जी? आप किस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहे हो? आप अपने राष्ट्र के प्रधानमंत्री का तो अपमान कर ही रहे हो, आप इटली की जो मुखिया हैं, एक महिला हैं, आप उनका भी अपमान कर रहे हो। यही सिखाया गया है आपके परिवार में। आपकी माँ भी तो इटली की हैं, कुछ सिखाया नहीं, कुछ संस्कार नहीं दिए। हाँ, यही कहते हैं ना कि जो संस्कार होते हैं वो माँ पिता ये सिखाते हैं। यही सिखाया गया आपको कि दूसरे के घर की बहन बेटी महिलाएं हैं, उनका चरित्र का आप हरण करो। आप नरेंद्र मोदी जी के लिए कहते हो कि हिडन एजेंडाज होते हैं रात में जगने के। हिम्मत है तो बता के दिखाओ राहुल गांधी। मेरे नेता ने तो बता दिया कि 56 इंच का सीना है, तुम्हारा कितने का है? और ये भी बता देना कि तुम्हारे परिवार में जितने लोग नेतागिरी कर रहे हैं ना, उनके सीने का साइज भी दे देना। तुमने 56 इंच का सीने का मजाक बना के रखा है। पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो चर्चा के लिए होता है, नाटक नौटंकी के लिए नहीं होता। इनकी भाषा भी वही लेवल है, नौटंकी वाली भाषा। परिसर में आपने देखा ना कैसे भगवा और भगवान दोनों का इन लोगों ने अपमान किया। फिर आपने देखा होगा इनके नेता पार्लियामेंट के बाहर गुलाटी मार रहे थे। मेरा नेता तो सिकंदर है, और आप लोग कौन है गुलाटी मारने वाले? मेरा नेता सिकंदर है। आज बड़े से बड़ा राष्ट्र जो है, चाहे वो चीन है, अमेरिका है, रूस है, कोई भी है, आगे से आके मिलने आते हैं नरेंद्र मोदी जी के साथ। तुमने क्या करके दिखा दिया? तुम्हारी माँ ने जो किया है राहुल गांधी, वो दुनिया जानती है, और तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, वो भी दुनिया जानती है। ये अपमान जो है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं प्रकाश जी, ये अपमान नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, ये अपमान इस राष्ट्र का है, एक चुने हुए प्रधानमंत्री का है। क्योंकि प्रधानमंत्री कोई इनके एक परिवार में कोई पदवी नहीं है जो नरेंद्र मोदी जी लेकर आए हैं। इस देश की जनता ने उनको चुना है, इस देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है। आपने प्रधानमंत्री का अपमान किया है। अगर हिम्मत है तो अपनी माँ बहन के लिए कह के दिखाओ जो मेलोनी जी के लिए आपने कहा है। मैम, एक चीज़ जो मैं कल से सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ वो ये है कि जो बीजेपी समर्थित कुछ जो वो क्या कहते हैं ट्विटर हैंडल्स हैं या सोशल मीडिया पर जो लोग हमेशा प्रधानमंत्री की बात या बीजेपी के पक्ष में या फिर राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं, जो लोग जो कहते हैं कि जी हम राइट विंगर्स हैं, उनमें एक तरह की नाराज़गी है। मैं जैसे कुछ पत्रकारों को लिखूँ, जैसे सुशांत सिन्हा हैं या इंडिया टीवी के पीयूष पदमाकर हैं, एडिटर हैं, इनका लिखने का मतलब है कि वो ये बता रहे हैं कि जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप जो जंग हार गए हैं, अब ये नई तैयारी है कांग्रेस की तरफ से कि नरेंद्र मोदी का मजाक बना दो। नरेंद्र मोदी, एक आपको याद होगा लंबे समय तक बीजेपी ने कहा कि भाई पप्पू है, और ये इसको जिस तरीके से आगे बढ़ाया, अब वही कांग्रेस कर रही है कि जहां प्रधानमंत्री का मजाक, भ्रष्टाचार के आरोप आप लगा नहीं पा रहे, आप परिवारवाद का आरोप लगा नहीं सकते, 20-25 साल से ज़्यादा का सार्वजनिक जीवन है, कुछ भी चिपकाने की कोशिश बहुत की, कुछ चिपका नहीं है। तो अब जो कुछ जंतर मंतर पर जैसे कुछ बच्चियां आईं या कुछ लड़के आए जिन्होंने कहा जी हम जेनजी हैं, और जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारत के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, प्रधानमंत्री के लिए हुआ, वही सब कुछ हमको एक अंदाज दिखा राहुल गांधी का, जहां हम बात करेंगे नहीं, संसद हम चलने नहीं देंगे,
बातचीत का कोई फोरम ऐसा नहीं होगा जहां बातचीत हो सकती है। हम हमारे लोगों के बीच बैठकर मजाक बनाएंगे, और वो मजाक की सीमा क्या होगी उसकी अब कोई सीमा लग नहीं रही है कि होगी। इसका क्या जवाब है आप लोगों के पास? क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले हमसे डरते हैं, बीजेपी हमसे माफ़ करिए, बीजेपी हमसे डरती है और बीजेपी को हम डरा कर रखेंगे। अब हम, अच्छा एक बात और उन्होंने कहा कि हम ऐसा कर देंगे कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को रातों की नींद नहीं आएगी, वो लोग खुद छोड़ के चले जाएंगे। ऐसा है, अमित शाह जी हों, नरेंद्र मोदी जी हों, हाँ, और उत्तर प्रदेश में योगी जी हों, या हमारे कोई भी मुख्यमंत्री हों या मंत्री हों, दिन रात मेहनत करते हैं। विशेषकर अगर मैं नरेंद्र मोदी जी की बात करूं, मैं अमित शाह जी की बात करूं, निरंतर राष्ट्र के लिए काम करते शेर लोग हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी जी जैसे जो विपक्ष में नेता बैठे हुए हैं, जो हलाल हिंदू हैं, ये हलाल हिंदू क्या मतलब है? इन लोगों ने अपने को मुसलमानों के लिए उपयोगी बनाया हुआ है ना। हलाल का तो मतलब वही है ना, ऐसी कोई भी वस्तु जो कि इनके धर्म के अनुसार हो वो हलाल होनी चाहिए, जो इनके धर्म को स्वीकार्य हो। तो ये तो हलाल हिंदू है ना, अपने आप को स्वीकार किया हुआ है ना। रिसोर्सेज पे पहला अधिकार मुसलमानों का है ना। केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले हैं, वक्फ बोर्ड को मजबूत करने वाले, मदरसा एक्ट को मजबूत करने वाले, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेकर आने वाले, मंदिरों के चंदा पे सारा कब्जा करने वाले कौन है? हाँ, गली मोहल्ले, सड़क, इमारतें, इनाम सब जो है मुगलों के ऊपर, या मैं कहूँ कि जो इस्लामिक आतंकवादी थे उनके ऊपर रखने वाले, ये दिखाने वाले कि नहीं, हम और केवल हम जो हैं आप लोगों के साथ खड़े हैं। कौन तुष्टिकरण में सबसे ज़्यादा आगे निकल जाए, यानी मुसलमानों को के ठुड्डी में हाथ लगाने वाले जो सबसे ज़्यादा आगे निकल जाएं, वही हलाल हिंदू हैं। हम सनातनी हिंदू हैं। कोई नहीं भूल सकता कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बाकी भी कारसेवकों के साथ गाली गोली खाई है, लाठी डंडा खाया है, जेल गए हैं। क्या कांग्रेसी गए? समाजवादी गए? कोई नहीं गए ना तो समाजवादी पार्टी से कोई गया, ना कांग्रेसी कोई गए थे। तो ये हलाल हिंदू है। और हलाल हिंदू की मानसिकता एक होती है कि किसी भी तरीके से हम सत्ता में आ जाए, क्योंकि इनके माई बाप जो डीप स्टेट में बैठे हुए हैं, धागे डोर तो उनके हाथ में है। नाच कौन रहा है? नाच रहे हैं हलाल हिंदू, राहुल गांधी जैसे नेता। ये जो मैं आप बात पूरी कर देती हूँ, अभी आपने जेंजी की बात करी, प्रयास बहुत था इनका कि यहाँ पे इस प्रकार से प्रोटेस्ट करा दें कि नरेंद्र मोदी जी को या अमित भाई को अपना पद छोड़ना पड़ा। क्या ये सफल हो पाए? नहीं। भारतवर्ष है साहब, ये भारतवर्ष है, झारखंड में नहीं दिखाई दे रहे। हाँ, दिल्ली में तो वैसे राहुल गांधी मंच पे बच्चों के साथ तो आए नहीं थे, प्रधानमंत्री जी के घर के सामने नाटक नौटंकी कर रहे थे। अरे नाटक नौटंकी करके आपको लगता है कि किसी की आप छवि बना पाएंगे? आप पप्पू हैं, आपकी मानसिकता पप्पू है। देश का जो नागरिक है वो ये देखता है कि 370 किसने हटाया था? इनके चचा ने हटाया था या नरेंद्र मोदी जी ने हटाया था? हाँ, ट्रिपल तलाक से मुक्ति किसने दिलवाई थी? इनकी अम्मी जान ने दिलवाई थी या नरेंद्र मोदी जी ने दिलवाई थी? महिलाओं का अधिकार, चाहे वे पासपोर्ट से लेकर मैटरनिटी लीव से लेकर हर जगह आप देख लीजिए। हाँ, रिजर्वेशन, विमेन रिजर्वेशन किसने करवाया था? इनकी अम्मी जान ने करवाया था या नरेंद्र मोदी जी ने करवाया था? किसानों का विषय आ जाए, युवाओं का विषय आ जाए, हर विषय में जब नरेंद्र मोदी जी ने अव्वल नंबर पाए हुए हैं, तो भारतीय नागरिक ये समझता है, अगर ये समझते हैं कि इनके आका जिनकी डोर इनके हाथ में है, डीप स्टेट्स, उनके कहने पे आप नाटक नौटंकी करेंगे टूल किट की तरह भारत में, और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया उसको कवर कर लेगा, तो भारतीय नागरिक उससे इन्फ्लुएंस होगा? जी नहीं। पश्चिमी बंगाल का चुनाव एक उदाहरण अपने आप में, हर प्रयास इन लोगों ने कर लिया था, पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर बनी। ये भारतीय नागरिक है, ये शेर दिल नागरिक है, ये उसके साथ खड़ा होगा जो खड़े होकर कहे कि नहीं, वंदे मातरम पूरा गाया जाएगा। अब तो वो लोग उस दिशा में भी जा रहे हैं जहां वो सीधा कह रहे हैं कि आप लोग इलेक्शन चोरी कर लेते हैं, SIR के जरिए वोटर्स का नाम डिलीट कर देते हैं, अपने वोटर्स का नाम रख लेते हैं। वो सीधा कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है एक टूल के तौर पर बीजेपी के लिए काम कर रहा है। कल जो कुछ हमने देखा, राहुल गांधी इससे पहले भी तूतड़ा कर चुके हैं प्रधानमंत्री के लिए। कल लाइन क्रॉस हुआ या कोई लाइन अब बची ही नहीं है राहुल गांधी की राजनीति में, अब ये समझ से परे है। ये जो हुआ, लोगों में एक तरह की नाराज़गी, गुस्सा इस बात को लेकर है, जो हार्डकोर बीजेपी सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं, उनको ये लग रहा है कि मेरे प्रधानमंत्री को या मेरे नेता को बार बार इस तरह से, जब आप देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसी बात कर रहे हो तो वो देश के हर व्यक्ति तक जा रही है बात।
उसको ये लग रहा है कि ये बार बार मेरे साथ कैसे हो रहा है, और जब मेरा नेता सशक्त है तो क्या राहुल गांधी ऐसा बार बार कैसे कर पा रहे हैं? क्या सरकार दबाव में है, सरकार किसी तरह के प्रेशर में है? क्योंकि संसद नहीं चला और राहुल गांधी कहीं से नहीं लगा विपक्ष की तरफ से कि संसद चलने देना चाहता है विपक्ष। उन्होंने कल वही बात कहा मैम, अगर आप ये गौर करो तो वो जो कह रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नहीं सुनने दूंगा, का मतलब ये है कि आने वाले तमाम संसद के सत्र ऐसे होंगे जहां विपक्ष इसी तरह से अड़ियल रुख अख्तियार करेगा और सरकार पहली बार, हम लोगों की मतलब जितनी समझ है और 12-13 साल हो गए जर्नलिज्म में और जितना इतिहास पढ़ा है, मुझे पहली बार लग रहा है कि सरकार विपक्ष के पीछे पीछे है कि चलिए बातचीत कर लेते हैं, चलिए चर्चा कर लेते हैं। विपक्ष चर्चा को तैयार नहीं है। उन्होंने पहले आपसे कहा कि छात्रों पर बात करिए, आपने कहा कि ठीक है जी बात कर लेते हैं, तो फिर उन्होंने कहा कि चलिए चंदा चोरी पर बात करते हैं। सरकार ने दूसरी बार कहा कि ठीक है पहले ये कर लेते हैं, फिर बाद में वो भी कर लेंगे। बाद में राहुल गांधी ने कहा कि हमें अमित शाह की कोई परवाह नहीं है, वो क्या बोलते हैं कोई नहीं बोलते हैं, हमें स्टेटमेंट चाहिए कि पैलेट गन क्यों चला। ये जो तरीका है इसमें संवाद कहीं नहीं है, इसमें हमेशा टकराव की ही मुद्रा में रहेंगे राहुल गांधी। तो बीजेपी के अंदर जो लीडरशिप है, जिसका अब ये लोग पूछ रहे हैं कि क्या आपको हर बार अच्छा ही दिखना है, आप योगी आदित्यनाथ के तरीके पर क्यों नहीं जाते, लोग ये पूछ रहे हैं। आपने 3 बात कही। सबसे पहले आपने कहा कि राहुल ने जो एक बेहद निचली स्तर की भाषा के साथ जो वहाँ पूरा नाट्य रूपांतरण किया मंच के ऊपर, उसको देखकर भारतीय जनता पार्टी का जो कोर वोटर है वो ये सोच रहा है कि नरेंद्र मोदी जी क्यों दब रहे हैं और राहुल गांधी जो है इतना शेर कैसे हो रहा है। मैं आपको बताती हूँ, ये जो मट्टी का या कागज का जो ये शेर है, किसके बीच में ये भाषा का प्रयोग कर रहा था, किसके बीच में ये नाटक नौटंकी कर रहा था? इसके अपने लोग बैठे हुए थे सामने, इसके अपने लोग बैठे हुए थे। कुछ मुट्ठी भर ऐसे पत्रकार बैठे हुए थे जो इनकी मानसिकता वो ठाके लगा रहे थे। जब मेलोनी जी की बात हो रही थी वो ठाके लगा रहे थे। आप जो है सोच लीजिए रात में क्या कर रहे हैं, मेलोनी जी के साथ किस प्रकार से जफ्फियाँ पा रहे हैं। क्या शर्म नहीं आती है आपको कि यही भाषा रह गई है आपकी? और वो आपके अपने लोग थे जिनके बीच में आपने ये बकवास करी। राहुल गांधी, संदीप दीक्षित, अगर हिम्मत थी तो किसी और मंच पे जहाँ और भी पब्लिक बैठी हो बोल के तो देखो। नरेंद्र मोदी जी का वोटर तुम्हें फाड़ कर खा जाएगा। मैं लिटरली सेंस में नहीं कह रही हूँ, लिटरली सेंस में नहीं कह रही हूँ, परंतु जो एक सुनाई है ना वो आपके ख़ानदान में कहाँ तक पहुँचाएगा आपको इसका अंदाज़ा भी नहीं होगा। परंतु आप गीदड़ हैं, आप कमज़ोर हैं। अपने लोगों के बीच में बैठ के आपने मेरे नेता का चरित्र हरण करने का प्रयास किया। उस नेता का चरित्र हरण करने का प्रयास किया जिसने महिलाओं के लिए ऐसा करके दे दिया है। विमेन रिजर्वेशन को आप छोटी चीज़ समझ रहे हैं? ये रिवॉल्यूशन है महिलाओं के लिए। हैं? आपने मेलोनी जी का अपमान किया, आपने बहुत ही गंदी भाषा का प्रयोग किया। ठीक है, गीदड़ आदमी है, अपने लोगों के बीच में बैठकर इस भाषा का प्रयोग किया, उन्होंने ठाके मारे। हिम्मत है तो बाहर आओ, फिर हमारा वोटर बताएगा भाषा क्या होती है। दूसरी बात आपने कहा, जो एक दिखाया गया परसेप्शन क्रिएट कराया गया कि पार्लियामेंट नहीं चल रही है। पार्लियामेंट में ये प्रेजेंट नहीं है, पार्लियामेंट तो चल रही है। 2014 से 19 तक का अगर आप रिपोर्ट कार्ड देखोगे पार्लियामेंट का बहुत अच्छा था। तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 120% का जो एक क्वालिटी वर्क आउटपुट था पार्लियामेंट में। 2019 के बाद ऐसा क्या हुआ कि विपक्ष टिकता ही नहीं है। अब अलग अलग मुद्दे लेकर आते हैं, झूठ, पेगासस से लेके राफेल से लेके किसानों का मुद्दा जो कि आपने भ्रम फैलाया। अनेकों अनेक ऐसे मुद्दे हैं आप लेकर आते हैं, वॉकआउट करते रहते हैं। आप बता दीजिए जिस बिल पे जो बिल ये चाहती है सरकार, क्या वो पास होता है कि नहीं होता? इस सेशन में भी अगर 14 बिल पास हो गए हैं तो ऐसे ही हो गए। FCRA जो है जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के सामने पहुंच गया। लोग बहुत डिलिमिटेशन की चर्चा कर रहे थे, लोग FCRA पर भी चर्चा थी, लेकिन वो आपको वो कह रहे हैं। कल कांग्रेस में एक कॉन्फ्रेंस की, जयराम रमेश ने कहा कि हमने 5 बिल जो हैं सरकार जो लाना चाह रही थी हमने रोक दिया। ये भी गजब है दर्शकों कि देश में काम का रोका जाना, कि हमने ये नहीं होने दिया।
वो भी लोग उपलब्धि की तरह बता रहे हैं। नहीं, आपको ये लगता है कि आप वॉकआउट कर जाओगे और जितने पार्लियामेंट में प्रेजेंट हैं, बिल अगर सामने आता है और वोटिंग होती है तो जितने लोग प्रेजेंट हैं उनके हिसाब से तो वोटिंग होगी और बिल पास हो जाएगा। ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप किसका नुकसान पहुंचा रहे हैं? आप नाटक नौटंकी के लिए चुनकर नहीं भेजे गए हैं। आप हार्डकोर जो टैक्स पेयर है उसका पैसे से जो पार्लियामेंट चलती है, एक दिन का 9 से 10 करोड़ का खर्चा आता है, आप उसको बर्बाद कर रहे हैं। जनता ने आपको चुन के भेजा है कि आप उनके क्षेत्र की बात करोगे, इस राष्ट्र की बात करोगे, अपने प्रदेश की बात करोगे, उसको ना करके आप नाटक नौटंकी कर रहे हो, आप मेलोनी जी की बात कर रहे हो, ठीक है ना, आप रातों की नींद की बात कर रहे हो। इस देश की राजनीति से क्या लेना देना है मेलोनी जी का? बस आप ये समझ लीजिए, पार्लियामेंट काम कर रहा है, विपक्ष जो है नौटंकी कर रहा है। ये आप समझिए। जो ये सोच रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो है डिफेंसिव, अमित शाह जी डिफेंसिव, आपको लगता है हमारे नेता डिफेंसिव? अरे बदलाव ला दिया है भारत के इतिहास में इन्होंने। इन लोगों ने क्या किया था? हाँ, भव्य राम मंदिर बना। बारंबार ये बोलते हैं कि चंदा चोरी, वाकई में जिसने चंदा चोरी करी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों ने खून बहा है। चंदा चोरी हुई तो हमें दर्द हुआ, इनको कहाँ से दर्द हो जाएगा? कह रहे हैं कि हमें भी तकलीफ है, क्यों हुआ? श्रद्धालुओं के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? 1 रुपया जिसने चंदा ना दिया हो, 1 लाठी जिसने खाई ना हो, उनको दर्द हुआ है। दूसरी बात ये है, मैं हमेशा कहती हूँ, आप भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर आते हैं, प्रकाश जी आप बता दीजिए उस ट्रस्ट में क्या कोई भी भारतीय जनता पार्टी का अंतरिम मंत्री, संतरी, पदाधिकारी, कोई भी एक भी मेंबर है? नहीं है ना। SIT की जांच कौन करा रहा है? उत्तर प्रदेश की सरकार करवा रही है ना। इनके चचा जान तो नहीं करवा रहे। और जो ये कहते हैं कि हाँ, आपने एक विषय और उठाया था पहले, इलेक्शन को हाईजैक करने का। केरला जीतते हो कुछ नहीं, तमिलनाडु में जीत जाते हैं तो कुछ नहीं, कर्नाटका में जीत जाते हैं तो कुछ नहीं, हिमाचल में जीत जाते हैं तो कुछ नहीं, पंजाब में जीत जाते हैं तो कुछ नहीं। जहाँ हारते हैं वहाँ पे आपको लगता है कि जो EVM है वो मैनिपुलेट हो गई। मूर्ख समझा हुआ है सबको। आज तक एक व्यक्ति ने करके नहीं दिखाया कि कैसे मैनिपुलेशन हो जाता है। खुली चुनौती दी थी इलेक्शन कमीशन ने, कहाँ भाग गए थे? गीदड़ ऐसे ही होते हैं, भाग जाते हैं। जब उनको आप कॉन्फ्रंट करिए तुरंत दुम दबा के भाग जाते हैं। तो ये राहुल गांधी हुए या राहुल गांधी जैसे और नेता हुए ना, केवल जो 2.5 इंच की जबान है उससे जंग करना जानते हैं। ज़मीन पर जंग अगर कोई कर रहा है तो केंद्र में आपने देखा है कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी और अमित भाई कर रहे हैं। हमने मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पर पहले भी लोगों को हमने देखा है। बीजेपी भी लंबे समय तक अपोजिशन में रही। उधर लाल कृष्ण आडवाणी जैसे वक्ता हुआ करते थे, अरुण जेटली जैसे, सुषमा स्वराज जैसे, कांग्रेस में भी प्रणब मुखर्जी जैसे लोग थे, हम लोगों ने देखा है। लीडर ऑफ अपोजिशन है देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का, और ये जो गिर रहा है, जो भाषाई स्तर है, आप लोगों को क्या लगता है ये कारण किस बात का है? क्योंकि और भी नेता हैं कांग्रेस के अंदर। अब सवाल ये है कि राहुल गांधी ये सब बोलने के बाद फिर आगे कह देते हैं कि सुनिए, हमको हिंसा नहीं करनी है, हमको नफरत की दुकान नहीं, हमको मोहब्बत की दुकान चलानी है। और सामने से आप ये सब कर रहे हो, दीक्षित जी को पकड़ रहे हो और उल्टा सीधा कह रहे हैं। संदीप दीक्षित जो कह रहे हैं, आपने उसको रोका भी नहीं। अगर आप वहीं रोक देते कि भाई संदीप, इस बात की ज़रूरत नहीं है जो तुम कर रहे हो, लेकिन आप मुस्कुरा रहे हैं जो कुछ संदीप दीक्षित ने कहा। तो क्या राहुल गांधी चाह रहे हैं कि जिस बॉडी लैंग्वेज और जिस तौर तरीके से वो बात कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी उसी स्तर पे आएँ और उसी स्तर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी आएँ, फिर वो कहें कि देखिए मैंने इनको एक्सपोज कर दिया? या फिर राहुल गांधी को अब यही बता दिया गया है तरीका, जो भी लोग एडवाइस कर रहे हैं कि अब आपके पास यही तरीका है, और उनको ये बता दिया है कि वो, चूँकि लगातार वो कह रहे हैं कि अगले 1 साल में प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। कल भी कहा कि जब तक इस्तीफा नहीं देंगे नरेंद्र मोदी तब तक मैं छोड़ूंगा नहीं। सरकार में मुझे लगता है 900 दिन के आसपास का मोदी जी पूरा कर चुके हैं तीसरे टर्म में। 1000 दिन का समय और भी है उनके पास। चुनाव तो 2029 में ही है, इस्तीफा मांगने का चक्कर क्या है अभी से? अब आप इनकी समझ पे आप खुद ही सोच लो। जो व्यक्ति चुनकर आए हों, मजबूती से सरकार चला रहे हों NDA परिवार की, उनको इस्तीफा देना होगा। इस्तीफा, अरे भाई तुम्हारे कहने से इस्तीफा दे देंगे? हमारे कहने से दे देंगे? तमाशा बनाया हुआ है ये देश। ये ठीक है, इनकी दादी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। ये देश जो है डेमोक्रेटिक नेशन है, कंट्री है, लोकतंत्र से चलता है, तुम्हारे कहने से नहीं। कह रहे हैं लोकतंत्र नहीं बचा, मोदी जी ने सब खत्म कर दिया। बहुत अच्छी बात है। इनसे पूछना चाहिए केरला में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है, पंजाब में है,
जहाँ जहाँ विपक्षी सरकार है वहाँ लोकतंत्र है कि नहीं? ऐसा तो हो नहीं सकता कि राष्ट्र में कहीं लोकतंत्र हो कहीं नहीं हो। इनकी आप मानसिकता समझिए। ये मानसिकता वो है जो देश के जिसने टुकड़े कराए थे। आज हम 14 अगस्त हैं और हम मनाते हैं इसको हॉरर्स ऑफ पार्टीशन। हॉरर्स ऑफ पार्टीशन से मुझे ये याद आता है कि महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि इस देश के टुकड़े जो है मेरी लाश पे होंगे। बाकी के कांग्रेस के नेताओं ने नहीं सुना। उन कांग्रेस के नेताओं में अग्रणीय चचा नेहरू थे और महात्मा गांधी जी ने जब कहा था मेरी लाश पर होंगे इसके टुकड़े, तो क्यों हुए? और फिर ऐसा क्या हुआ कि आपने देखा होगा कि बहुत जल्द महात्मा गांधी जी चले भी गए। ये बहुत बड़ी मिस्ट्री भी है। इसके टुकड़े इसलिए हुए क्योंकि चचा नेहरू जो है मुस्लिम लीग के साथ मिलकर ओवर एम्बिशियस थे। 2 वोट पाकर देश के प्रधानमंत्री बने। वल्लभ भाई पटेल को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया गया। और जिस प्रकार से इन्होंने विभाजन करवाया भारत का, धर्म के आधार पे हुआ ना, एक बन गया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, तो दूसरा बनना चाहिए था सनातनी रिपब्लिक ऑफ भारत। जब 11 अक्टूबर को जिन्ना ने कहा कि ठीक है अब अदला बदली हो जाए पॉपुलेशन की, मुसलमानों को इधर भेज दीजिए, हम आपके हिंदुओं को भेज देंगे। 12 अक्टूबर को जब लाखों लाख आदमी का कत्ले आम हो चुका था, 2 करोड़ से ज़्यादा जो है लोग परेशान हुए थे इधर से उधर जाने में, ये कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, अरे नहीं नहीं, चचा नेहरू कहते हैं अरे नहीं नहीं, पूरी दुनिया में हमारी छवि क्या जाएगी, मुसलमानों कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, इधर ही रहो ना, भारत में ही रहो। वो तो 2% से 20% हो गए। पाकिस्तान में हिंदू जो है 20% से 2% भी नहीं रहा, 2% से कम है। तो ये हलाल हिंदू में इसलिए बोलती हूँ। और इनकी मानसिकता यही दिखाई देती है, ये फर्दर चाहते हैं कि भारतवर्ष में टुकड़े हो जाए। पोलराइजेशन की बात ये हमारे ऊपर लगाते हैं। हम तो केवल सनातनी हिंदुओं की बात करते हैं ना, सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। हम हर उस भारतीय के साथ खड़े हुए हैं जो गर्व से कहे कि नहीं मैं वंदे मातरम पूरा गाऊंगा। आपने 2 स्टैंजा रखवाया केवल इस में, जो हमारे देवी हैं, हमारे देवता हैं, उनके विषय में आ रहा है। कल तो पहली बार पूरे सदन में पूरा वंदे मातरम। ये शेर आदमी है नरेंद्र मोदी जी, अमित भाई, हमने करके दिखा दिया। इन्होंने तो 2 स्टैंजा ही रखे थे, इन्हें तो शर्म आती थी पूरा गाने में। तो ये जो अपने राष्ट्र का नहीं हुआ, आपको लगता है कि भारत का नहीं वो भारतीय नागरिक का होगा? बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इनके आका विदेशों में बैठे, भाग भाग के कहाँ जाते हैं? पूछना चाहिए इनसे, भाग भाग के विदेश कहाँ जाते हो, क्या करने जाते हो, किससे मिलते हो, क्या चल रहा है भैया, बता दो हमें भी। या इनको लगता है पता नहीं है हमें? मैम अंतिम सवाल ये, चूंकि सदन नहीं चला, पूरा मॉनसून सत्र धुल गया, कई सारे स्पीकर्स ऐसे होंगे, सांसद ऐसे होंगे जिनको अपने क्षेत्र की बात कहनी होगी, अपने प्रश्न होंगे, किसी नीति या विषय पर अपनी बात रखनी होगी। ऐसे अलग अलग पार्टीज़ के बहुत सारे सांसद हैं। कई विपक्षी सांसदों से हम लोगों की बात हुई, उनका कहना था कि यार ये जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को छोड़कर, जैसे चंद्रशेखर आज़ाद हैं एएसपी वाले, वो अकेले हैं, उन लोगों को बात करनी थी, लेकिन इन लोगों ने बात ही नहीं होनी थी, वो इतना बवाल काट रहे थे वहाँ पर। जो बीजेपी समर्थित लोग हैं, जो आपका काडर बेस है, वो कार्यकर्ता ये जानना चाहेगा कि भाई जब सरकार ये जान रही है कि विपक्ष बात करने के मूड में नहीं है, विपक्ष को संवाद से रास्ता नहीं निकालना है, विपक्ष को केवल टकराव चाहिए, तो उस टकराव की स्थिति में सरकार ये झेल क्यों रही है? जो लोग बात करना चाहें उनसे बहस कर लीजिए, जो नहीं बात करना चाहता है, जो वहाँ पर कोई सॉफ्ट टॉय लेकर के किसी को नारेबाजी करनी है, किसी को प्ले कार्ड लेके नारेबाजी करनी है, तो उसको तो स्पीकर सदन से बाहर रख सकते हैं, उनको रद्द करिए, मॉनसून सेशन के लिए सस्पेंड कर दीजिए कि भाई साहब आप नारेबाजी ही करिए। ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ऐसे में आप आम लोगों का पैसा जो टैक्स पेयर का है वो भी बर्बाद कर रहे हैं। और नेताजी रोज जाके नारेबाजी करके रोज 10-11 बजे नारेबाजी करते हैं, क्वेश्चन आवर नहीं हो रहा है, शून्यकाल नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है, और सीधे सदन स्पीकर आते हैं, कहते हैं जी 2 बजे तक के लिए स्थगित। तो जब ये करना है, जो लोग, हम लोग स्कूल में क्या होता था, बच्चे जो हल्ला करते थे, टीचर कई बार कहते थे कि हेलो, जिसको नहीं पढ़ना है बाहर चले जाओ, तुम बच्चों को पढ़ना है तो हाँ सर, तो जो पढ़ेगा वो रहेगा, जो नहीं पढ़ेगा उसको बाहर करिए। वो अपने आप ही बाहर चले जा रहे हैं, करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो खुद ही वॉकआउट करके चले जाते हैं। ठीक है ना? ये कल को यही बोलेंगे कि स्पीकर साहब ने हमको बाहर कर दिया। अरे
और वो तो मौका भी नहीं दे रहे, खुद ही वॉकआउट कर जा रहे हैं, क्योंकि उनको पार्लियामेंट में चर्चा करनी ही नहीं है। और विपक्ष में, जैसे अभी आपने चंद्रशेखर आज़ाद जी का उदाहरण यहाँ पर दिया, अगर वो पार्लियामेंट में अंदर रहना चाहते हैं तो उनको किसी ने रोका नहीं है, परंतु आपको राजनीति करनी है, आपको भी उनका पल्लू पकड़ना है, तो आप बाहर रहते हैं। स्पीकर साहब ने तो नहीं कहा कि आप अंदर नहीं आ सकते, आप बाई चॉइस बाहर हैं। जो एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो अपनी पार्टी से, या 2 हो या 3 हो, ये तो आपके ऊपर है ना। आप अंदर बैठना चाहते हैं या बाहर नौटंकी करना चाहते हैं। आपको अपने क्षेत्र के लोगों की चिंता है या नौटंकी करने वालों की चिंता है, इनको चूज़ करना पड़ेगा ना। आप देख लीजिए, संगति का असर इतना ज़्यादा होता है। अभी अब मैं उत्तर प्रदेश से आती हूँ। उत्तर प्रदेश में जो अखिलेश यादव हैं, पहले पीडीए बोलते थे, पी फॉर पिछड़ा, डी फॉर दलित, ए फॉर अल्पसंख्यक। हलाल हिंदू है ना, अल्पसंख्यक के बगैर तो इनकी राजनीति होती नहीं है। अब क्या हो गया, इतने कंफ्यूज हो गए, क्योंकि इंडियन नेशनल कंफ्यूज पार्टी के नेताओं के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अभी रह गए। अब वो बोल रहे हैं नहीं, पीडी का मतलब होता है पंडित, पिछड़ा और दलित भूल गए। अब उनको कुछ ही नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कहूँ और क्या ना कहूँ। अब उनसे पिछड़ा भी टाटा बाय बाय, दलित भी टाटा बाय बाय। जहाँ तक अल्पसंख्यक की बात है, मुझे पूर्ण विश्वास है समाजवादी पार्टी जैसे जो मौका प्रस्ती की राजनीति करते हैं, जो केवल ज़ुबानी जंग लड़ते हैं, असलियत में मुसलमानों को इन लोगों ने कुछ नहीं दिया है, वो भी समझ जाएंगे कि क्या ऐसे राजनीतिक दल के साथ रहना है। और उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के ऊपर बेताल की तरह चिपकी हुई है। कांग्रेस पार्टी अगर इसको दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे तो 1 सीट ना जीत पाएंगे। मैम, अभी एक और वाकया हुआ, जिस समय लोकसभा चल रहा था उस समय उत्तर प्रदेश का विधानसभा भी, एक दिन बहुत सारे सपा के विधायक हो हंगामा कर रहे थे। सतीश महाना जी ने मार्शल को बुलाया, 2-4 को बाहर कर दिया। तो वही लोग पूछ रहे हैं कि ये जो अच्छा दिखने वाली बात है, योगी आदित्यनाथ तो फ्रंट पे खेल देते हैं, उनको तो जो करना था कर दिया। उन्होंने बाद में पत्रकारों को भी बुला लिया और बताया कि भाई ये जो चंदा चोरी की बात कर रहे हैं, वही जो आप कह रहे थे कि भाई जिन लोगों ने 1 रुपया नहीं दिया, जिनका राम से कोई लेना देना नहीं, और वो जब सदन में जिस तरह की चीज़ें हो रही थी तो स्पीकर ने कई सारे लोगों को सस्पेंड भी कर दिया और बाद में अपनी बात भी कह दी योगी आदित्यनाथ ने, तो लोगों तक वो बात भी चली गई। यहाँ ना लोगों को बुरा ये लग रहा है कि लाइन पे लाइन क्रॉस कर रहे हैं, और आप हैं कि बैठे हुए हैं। कोई जवाब दिया जाएगा इधर से? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश एक प्रदेश है, ठीक है। केंद्र में जब बात होती है तो पूरे राष्ट्र की बात हो रही होती है, तो हम प्रदेश और राष्ट्र, इसमें हमें अंतर समझना होगा। दूसरी बात ये है कि मैंने कहा ना कि जब हार्ड टैक्स पेयर का पैसे से पार्लियामेंट चल रही है, संसद चल रही है, तो न्याय तो होना चाहिए ना। जो लोग बैठकर चर्चा नहीं करना चाहते, आप जाइए बाहर, शौक से जाइए। और जो चर्चा करना चाहते हैं, अपने क्षेत्र की बात करना चाहते हैं, अपने लोगों की बात करना चाहते हैं, पॉलिसी पे बात करना चाहते हैं, क्योंकि आप पॉलिसी मेकर्स हैं, तो वो चर्चा भी करते हैं, बिल पास भी होते हैं। अब दुनिया को ये समझना चाहिए कि जो जहाँ बाहर नौटंकी जो चल रही है, तो क्या अंदर चर्चा हो रही है कि नहीं हो रही है? केवल ये दर्शाता है कि विपक्ष नौटंकी करता है, भगवा और भगवान का अपमान करता है, और अंदर जो सांसद बैठे हुए हैं वो चर्चा करते हैं, वो पॉलिसी मेकर्स हैं, उनको पता है कि हम वॉश आउट नहीं होने देंगे। अगर हमें 10 बिलों पे चर्चा करनी है तो हम बिल्कुल करेंगे, और वो किया भी उन्होंने। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पार्लियामेंट जो है वॉश आउट हुआ, पार्लियामेंट का आउटपुट कम हो सकता है, पर पार्लियामेंट चला, पर देश को उत्तर देना पड़ेगा। ये गंदी भाषा का जो प्रयोग कर ये सोच रहे हैं राजनीति हो रही है, क्या उससे आपकी राजनीति चलेगी, या अपने लोगों के बारे में आप पार्लियामेंट के अंदर चर्चा करेंगे? अंदर चर्चा करेंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर 4 माइक के सामने आप बोलें अमित शाह डर गया, ऐसे बोलते हैं ना, अमित शाह डर गया, नरेंद्र मोदी डर गया, ये भाषा बोलते हैं। एक प्रधानमंत्री जी हैं और एक गृह मंत्री जी हैं, डर गए? आप पार्लियामेंट में अंदर आइए और बैठिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं अमित शाह जी कब आ रहे। अमित भाई तो वो शेर आदमी है, बोल भी नहीं पाओगे। राहुल गांधी जी, आपकी पार्लियामेंट की प्रेजेंस सब जानते हैं कि कितनी परसेंटेज है। दर्शकों, क्या है ना कि भारत की राजनीति में और खासकर संसदीय राजनीति में जब आप देखें, एक से एक स्पीकर हुए, एक से एक वक्ता हुए, और सब लोगों का एक से एक भाषण है,
लेकिन राहुल गांधी की बात जब आप करें, वहीं बगल में उनकी बहन है प्रियंका गांधी, आप उनसे जोड़ लीजिए। ऐसा लगता है कि कई बार जैसे कुछ शब्दों की कमी रह गई, या पता नहीं ऐसा क्या है कि हर बार आपको अपनी ही कही गई बात, या कह लें कि रिकॉर्ड तोड़ना पड़ता है। राहुल गांधी जो कल कर रहे थे वो बतौर पत्रकार ना लगता है कि बार बार रिपीट भी क्या करें, बार बार आपको क्या बताएं। आप देख रहे हैं कि लीडर ऑफ अपोजिशन संसद संवाद के लिए है और संवाद से रास्ते के लिए है। सवाल है कि राहुल गांधी रास्ता चाहते हैं या टकराव चाहते हैं। ये बहुत कुछ क्लियर है। देखते रहिए DNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।